दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज के इस वीडियो में सेट नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो 2020 के पेपर में आए थे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमिक तरफ से, अगर आप 2021 में नीट को टारगेट कर रहे हो तो ये दिवाली आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपको 12 नवंबर को आपको 6 बहुत स्पेशल क्लास मिलेगी। जैसे आपको बताया जाएगा कि परफेक्ट स्टडी प्लानर फॉर नीट 2021 आफ्टर दिवाली, यानी आप दिवाली के बाद से कैसे नीट की प्रिपरेशन करें कि आप 2021 में नीट को क्रैक कर सके। और इसी तरीके से टोटल आपको 6 क्लासेस मिलेंगी। टाइमिंग शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये सभी लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो। अगर किसी कारणवश आप इस लाइव को मिस कर देते हो तो जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा उस पर क्लिक करके आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुभम क्लासेस में। दोस्तों हम लोग इस समय क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का केमिस्ट्री का। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देख चुके हैं कि लगभग 5 जो सेट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग छठा सेट सॉल्व करेंगे 2020 का, जो आपका केमिस्ट्री का आया था यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन, जिसमें आपके 6 खंड हैं। पहले क्वेश्चन में 6 खंड है बहुविकल्पीय के। तो सारे क्वेश्चन को हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आइए देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में, पहला क्वेश्चन है का निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। कह रहा है कि इसमें से किस सेंट्रल एटम पर जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन सेंट्रल एटम तो है, लेकिन आप देखिए कि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों जो है एक एक हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट करा लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई आपका जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास नहीं होगा। अब देखिए CH3 यानी कि आपका क्लोरोफॉर्म आ गया। क्लोरोफॉर्म की जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। कार्बन जरूर सेंट्रल एटम है, लेकिन यहाँ पर इसके पास भी वाहतम कोष में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर के चारों बॉन्ड बना लिए। तो अब इसके पास क्या कोई लोन पेयर बचता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बचता। नेक्स्ट आपका है अमोनिया। अमोनिया में आपका जो है, अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन का एटॉमिक विन्यास जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वह होता है 2 पहले कोष में और 5 वाहतम कोष में। जब 5 होता है इलेक्ट्रॉन इसके वाहतम कोष में, तो 3 हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्डिंग बना लेगा तब भी तो एक लोन पेयर बचेगा भैया, तब भी तो एक लोन पेयर बचेगा। इसका मतलब किसके सेंट्रल एटम पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा? इस अमोनिया के। ठीक है भैया, इस अमोनिया के सेंट्रल एटम पर, ठीक है, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। इसमें क्या है कि पूछा जा रहा आपसे जीरो कोड की अभिक्रिया के बारे में। जीरो कोड की अभिक्रिया के बारे में कहा जा रहा है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, जीरो कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखे होंगे सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 4, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। इसमें भाई वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो है कौन डाइसैकेराइड है? कौन डाइसैकेराइड है? तो पिछले वीडियो सेशन में लास्ट में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। आपका जो है सुक्रोज जो होगा वो डाइसैकेराइड होता है, क्योंकि जब उसका जल अपघटन कराते हैं तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, और तो आप देख रहे हैं कि डाइसैकेराइड ही तो पूछा जा रहा है आपसे। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड हो गया, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड हो गया, सुक्रोज क्या आपका गन्ने की शर्करा जिसे आप लोग बोलते हैं, सुक्रोज क्या
आपका डाइसैकेराइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है 180 ग्राम जल में जल के कितने अणु होते हैं। तो जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भार बटे अणुभार करेंगे। तो भार कितना दिया गया जल का, 180 ग्राम दिया गया है। अणुभार कितना होता है जल का, देखिए ये ऑक्सीजन का अणुभार 16, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो इसका जो अणुभार 2 हो जाएगा, 16 2 18, इसका मतलब भार बटे अणुभार। अब काट दीजिए तो 10, इसका मतलब 10 मोल आएगा। कितने जल के अणु होंगे, 10 मोल जल के अणु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर प्रभाव पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या है, पहला दे रहा है बढ़ती है, ठीक है, दूसरा दे रहा है घटती है, तीसरा स्थिर रहती है, चौथा कोई नहीं। तो तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रहा है पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, कह रहा आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। तो भैया पोटेशियम सल्फेट जो आपका है सहसंयोजक ठोस है। क्या है, सहसंयोजक ठोस है आपका, कौन, पोटेशियम सल्फेट। वहां पर अगर आपको एक बार पूछा गया था, आई थिंक सेट नंबर 1 था, वहां पे पूछा गया था ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में कौन सा ठोस है। ठीक है, तो उसी तरीके से चीजों को रिमेंबर रखिए, याद करते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए, ध्यान में रखे रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी के साथ सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए पहला क्या है, ठोस अवस्था वाले से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2 का का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का खा जो है आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है, परासरण दाब वाला। ठीक, विलियन चैप्टर से है, सॉरी विलियन चैप्टर से है, तो इसको जो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। क्वेश्चन अभी आपको जो है स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, आप लोग वहां से कर लीजिएगा। तीसरा जो है आपका सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है, तो ये आप लोग कर ले जाएंगे। एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और उसमें पूछा है कि विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का घा क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरण मतलब निगेटिव कैटालिस्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो निगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, कम कर दे, धीमा कर दे या अभिक्रिया को धीरे धीरे रोक दे, वही तो होता है ऋणात्मक कैटालिस्ट। ठीक भाई, जितनी तेजी के साथ हमारी अभिक्रिया हो रही थी उसको और धीमा कर दे तो वही तो नेगेटिव कैटालिस्ट हो गया। ठीक, कुछ ऐसा आप सब्सटेंस मिला दीजिए कि जो चीज आपके 3 घंटे में बन रही थी वो आप 10 12 15 घंटे में बनने, उतनी ही मात्रा 10 12 15 घंटे में बने। इसका मतलब जो आपने प्रोसेस को नेगेटिव कर दिया, धीमा कर दिया। ठीक है, तो वही आपका नेगेटिव कैटालिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका जो है विलियन चैप्टर से है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, इसमें देखिए 3 सेक्शन है। पहला पूछा गया है केल्लाउस नियम, तो हमने आपको जो है शायद सेट नंबर 2 में बताया था केल्लाउस का नियम। हाँ, इसके बाद दूसरा सेक्शन है आपका गैल्वेनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो देख लेगा, या जो अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देख लेगा। सिर्फ 2 टॉपिक आपके नहीं पढ़ाए गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक आपका जो है उपसा संयोजी यौगिक, और जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ बायोमॉलिक्यूल 2 नहीं पढ़ाया गया, बाकी सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर से अगर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए परेशान मत होइए, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा तबीयत ज़्यादा जो है सही नहीं है तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो आज का वीडियो जल्दी ही छोड़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट आपका स्कंदन। स्कंदन भैया मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि दो अपोजिट चार्ज वाले जो है विलयन, जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जब आपस में मिलेगा समान अनुपात में होगा तो दोनों जो है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, स्कंदित हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है हमने बता दिया था, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, संक्रमण तत्व को समझाइए। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप बताना है, कह रहा है 2 प्रमुख गुणधर्म लिखिए, वेरिएबल वैलेंसी वगैरह शो करते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही रखी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा। ठीक है भैया, अब एक आपको रिएक्शन दिया गया है पूरा करने के लिए, ये आप लोग कर लेंगे। फिर 4 का गा दिया गया है, आप कैसे बनाएंगे टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकलाइट। तो भैया ये सिलेबस से हटा दिया गया है, पॉलीमर करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 4 का घा में प्रतिजैविक फिर पूछा गया है। ठीक है, एंटीबायोटिक पूछा गया है। ठीक है, प्रतिजैविकी जिसे आप लोग बोलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर से आपसे 3 नंबर में पूछा गया, आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आणविकता एवं अपक्रिया के कोट में अंतर पूछा जा रहा है। सेट नंबर 3 या 4 में भी शायद पूछा गया था। प्रथम कोट की अपक्रिया 60 मिनट में 75% पूरी हो जाती है। इस अपक्रिया के अर्धायु ज्ञात कीजिए। देखिए 60 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, इसका मतलब जो है 2 अर्धायु काल में 75% पूरा। भाई पहले अर्धायु काल में 50%, दूसरे अर्धायु काल में 25%, दोनों मिलाकर 75% होता है। इसका मतलब अपक्रिया का अर्धायु काल जो होगा वह 30 मिनट का होगा। ठीक है, अपक्रिया का अर्धायु काल कितना होगा? 30 मिनट का होगा। तो ये तो डायरेक्ट ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी आप लोग जो है इसके उससे जाकर प्रथम कोट की अपक्रिया का जो है जो आपका अर्धायु काल का फार्मूला होगा वहां जाकर के आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कॉपर के 2 प्रमुख चाहिए, आपका जो है चैप्टर हटा दिया गया है। 5 का गा है, एक दंती लिगेंड क्या है? ठीक है, मोनोडेंटन लिगेंड क्या है? इसको जो हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके बाद जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद आपका क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि पूछा गया है, बताया ही है। कुछ आपके अपक्रियाएं पूछी गई हैं, ईथर बनाने की विधि पूछा गया है। ये सारी चीजें जितने भी पूछे गए। फिर आप पूछा गया है कैसे बनाएंगे आप एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। भाई एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बताया हमने। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। अगर इसको मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर रहे हैं। पिछला वीडियो सेशन याद करिए, वहां पे मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह का यूज करेंगे हम, लिक्विड पोटेशियम परमैंगनेट। तो वो क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल को, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कह रहा फिनाल से पिक्रिक अम्ल, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब मैं आपको फिनाल पढ़ाया था, अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, उस चैप्टर में आपको पिक्रिक अम्ल बहुत ही डिटेल में बताया था। चलिए, फिनाल से बेंजीन, फिनाल से आपका जो है बेंजीन, तो भैया विस्थापन रिएक्शन के द्वारा जो है ये संपादित हो जाएगी। फिनाल से बेंजीन आपका जो है विस्थापन रिएक्शन के द्वारा संपादित होगी, आपको पता है। तो आप लोग जो है फिनाल चैप्टर कर देख लेंगे। फिनाल जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि फिनाल से किस प्रकार से बेंजीन का निर्माण हो सकता है, जाकर के वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर था। ठीक है, अब अगला है आपका कैनेजारो हेलोफॉर्म तथा एल्डोल कंडेंसेशन अपक्रिया। तो भैया इसको जो आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कैनेजारो हेलोफॉर्म, देखिए आपका एल्डोल और कैनेजारो अपक्रिया तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण बता दिया गया है। नेक्स्ट आपका कह रहा है नौसादर को बुझे चूने के साथ गर्म किया जाता है। तो ये भी हमें लग रहा है कि सारी जितने भी रिएक्शन आपसे पूछे गए सब बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर खा का जो है एक क्वेश्चन पूछा, कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए ग्लूकोज जब ये अभी हम आपको बायोमॉलिक्यूल बताएंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ग्लूकोज का, और उसका जो है जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो लिखेंगे, साथ साथ संरचना सूत्र लिखेंगे। तो वहां आपको हम दिखाएंगे कौन कौन से हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण हम इसको जो है ग्लूकोज में रखते हैं। तो वो भी हम आपको बताएंगे, परेशान मत होइएगा इसके लिए। पेप्टाइड क्या है, उनका वर्गीकरण देखिए। पेप्टाइड जो है आपके अमीनो एसिड में है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, ये भी बायोमॉलिक्यूल का है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? विटामिन ए की कमी से मुख्यतः जो है रतौंधी, यह जो है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे आप लोग बोलते हैं, यह रोग होता है।
प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का प्रमुख कार्य। भैया प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो होता है ये पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। और ये मिलकर के कई प्रोटीन मिलकर के कभी कभी एंजाइम भी बना लेते, मतलब एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होता है, हमारे शरीर का विकास करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। हमारे कोशिकाओं, हमारे जो शरीर को या जो कहीं चोट वगैरह घाव वगैरह लग जाता है तो उसको जो है पूरित करता है प्रोटीन ही, ठीक है। हमारे नरिशमेंट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, इसी प्रोटीन का है। डीएनए की संरचना, तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है आपको चोटी के, जैसे बाल की चोटी होती है वैसे ही होती है लपेटी हुई। बायोमॉलिक्यूल में है, बताऊंगा। वाटसन एम क्रिक ने इसकी खोज की थी, डबल हेलिकल हेलिक्स ऑफ डीएनए की। फिर आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो आपको जो है इससे कम होने वाली इससे होने वाले रोग के नाम। देखिए विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड, और इससे होने वाला रोग है वह है स्कर्वी, ठीक है। खट्टे फलों से आपको जो विटामिन सी की प्राप्ति होती है। आजकल जो है हम लोग जो लॉकडाउन का पीरियड था जिसमें कोरोना फैला था, तो उसमें बताया गया था कि यदि आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं तो विटामिन सी लीजिए, मतलब हल्के जो खट्टे चीजों का प्रयोग करिए, जिससे जो है आपकी जो है इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है अच्छी हो जाएगी। तो विटामिन सी का आपको मार्केट में टेबलेट भी आता है, तो वो टेबलेट जो है आप लोग क्या करते हैं अपने जीभ में या माउथ में रख लेते हैं और उसको धीरे धीरे चूसते रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको जो है विटामिन सी की प्रतिपूर्ति होती रहती है ओरल रूप से। तो ये सारी चीजें इसी के साथ साथ जो आपका सेट नंबर 6 जो है समाप्त होता है। तो थोड़ा गला सही नहीं है, इस वजह से ज़्यादा इसमें कुछ बताया नहीं, हालांकि कुछ ज़्यादा है भी नहीं जो मैं बताऊं, लगभग सारे रिएक्शन बता ही चुका हूं, रिपीटेड हैं, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा नहीं बताया हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसका जो है सेट नंबर 7 के साथ। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, यदि नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं। आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं शुभम क्लासेस का, और वहां से आपको जो है फ्री में सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, तो आप जा करके वहां भी ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका सेट नंबर 7, तो वो सब हम लोग देखेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।